गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे बच्चों। शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। हम पिछले वीडियो में कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोशिका की संरचनाओं के बारे में भी हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो पादप कोशिका की संरचना होती है, जंतु कोशिका की संरचना होती है, किस प्रकार से दोनों कोशिकाओं में भिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और कोशिका की संरचना के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, जिसमें हम पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से दोनों कोशिकाओं में भिन्नता पाई जाती हैं, अंतर भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे कि बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, पर जंतु कोशिकाओं में हम देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है ना, नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से राइबोसोम्स जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, पर पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से कुछ अंतर भी हैं जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं में, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं बच्चों। हम बाह्य कोशिकीय आवरण के भी बारे में पढ़ चुके हैं, जीव द्रव्य के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों, जिसमें हम जीव द्रव्य के अंतर्गत कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम्स, गोल्गी काय और सेंट्रोसोम, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में ही। आज हमें जो पढ़ना है क्रियाकलाप 2 पढ़ना है बच्चों। क्रियाकलाप 2 आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में हम तालाब, पोखर या अन्य किसी जल स्रोत के किनारे जमी हुई काई, जिसे हम हरे तंतु भी कहते हैं, स्लाइड, सूक्ष्मदर्शी और जल लेंगे। ठीक है, आवश्यक सामग्री में हम कहाँ का क्या क्या लेंगे बच्चों। हम जल लेंगे, सूक्ष्मदर्शी लेंगे, स्लाइड लेंगे और हरे तंतु लेंगे, है ना। हरे तंतु हमें कहाँ मिलेंगी, तो ये तालाब या पोखर या फिर किसी अन्य जल स्रोत के किनारे मिलेंगी। ठीक है, आप सभी जानते हैं बच्चों कि तालाब या पोखर के किनारे काई जमी होती है ना। उस हरे तंतु वाले काई को हमें क्या करना है बच्चों, इकट्ठा करना है। ठीक है, तालाब या पोखर के किनारे से रेशम के हरे धागों के समान तंतुओं को एकत्रित करें, यानी कि हमें इकट्ठा करना है। अब एक स्लाइड पर 2-3 बूंद पानी डालकर 1-2 तंतु उस पर रखें और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें। आपने जो कुछ देखा उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाएं। तो बच्चों हमें एक स्लाइड लेना है, जिसमें हमें 1 से 2 बूंद पानी डालना है और उस पानी में हमें क्या डालना है, 1-2 तंतु डालना है, जो हम पोखर या फिर तालाब के किनारे से लाए हुए हैं, है ना। तंतु किसे कहते हैं, काई को ही तंतु कहा जाता है। इसे ही हम उस स्लाइड में जो पानी रखे हैं उसमें हम रखेंगे और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे। तो हमें जो कुछ भी दिखाई देता है बच्चों, उसे हमें क्या करना है, अपनी कॉपी में बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो हम जब देखते हैं जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, तो यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं बच्चों। इस प्रकार से संरचना दिखाई देती हैं। आपको इस तंतु में कोशिकाएं किस प्रकार की दिखाई दी। कोशिका में कुछ हरे रंग की रचनाएं दिख रही हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ हरे रंग की रचनाएं दिखाई दे रही हैं, है ना। इसमें पाए जाने वाली हरे रंग की रचनाएं हरित लवक, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। क्या ये रचनाएं जंतु कोशिका में भी है। चित्र 7.5 का पुनः अवलोकन करें। तो बच्चों इसमें जो हरित लवक पाया जा रहा है, इसे जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यही क्या करते हैं, आप सभी को पता है कि जो पौधे होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं, और उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की उपस्थिति, है ना, जल की उपस्थिति, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। लवण की उपस्थिति होनी चाहिए। जब ये भोजन का निर्माण करते हैं बच्चों, तो इसमें ये क्लोरोप्लास्ट जो उपस्थित होते हैं, यही भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये क्लोरोप्लास्ट ही भोजन का निर्माण करते हैं।
हम देखेंगे बच्चों कि क्या क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है या नहीं। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं बच्चों कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं, अनुपस्थित होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि ये पादप कोशिका है जिसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। इस प्रकार से इसकी संरचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, पर हम देखेंगे जंतु कोशिका तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। यानी कि जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। अब हम देखेंगे बच्चों लवक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पादप कोशिका में बीम के आकार की या फीतेनुमा या फिर गोल या अंडाकार रचनाएं कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती हैं, इन्हें लवक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। बच्चों हमें पादप कोशिका की संरचना में देखना है जो कि बीम की आकार की या फिर फीतेनुमा या गोलाकार या फिर अंडाकार रचनाएं किसमें होंगी? कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती हैं, इन्हें हमें देखना है। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें लवक कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। तो आइए हम पादप कोशिकाओं में देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों कोशिका द्रव्य यहाँ पर है। यहीं पर क्या पाया जा रहा है? लवक। इसे ही हम क्या कहते हैं? लवक कहते हैं, जो कि अंडे आकार का होता है या फिर गोलाकार या फिर फीतेनुमा संरचना में भी पाया जाता है। ठीक है, ये लवक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये रंगहीन वर्णक होते हैं जो खाद्य पदार्थ का संग्रहण करते हैं, है ना। संग्रहण मतलब इकट्ठा करते हैं। क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन वर्णक हैं, है ना। यहाँ पर जो ल्यूकोप्लास्ट है बच्चों, ये क्या है? रंगहीन है, यानी कि इनका कोई रंग नहीं होता है ना। और क्रोमोप्लास्ट जो है ये रंगीन वर्णक हैं जो फूलों व फलों को लाल, पीले, बैंगनी रंग प्रदान करते हैं और परागण में सहायक भी होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कौन से लवक कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ये हरे वर्णक हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है बच्चों, उसमें ये क्लोरोप्लास्ट ही सहायक होते हैं भोजन के निर्माण में। ठीक है, तो ये भोजन का निर्माण करते हैं। यहाँ आप लोग देख चुके हैं क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन वर्णक हैं। ठीक है, हमें फूल जो हैं, बहुत सारे जो फूल होते हैं वो कलरफुल दिखाई देते हैं। किन कारणों से दिखाई देते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण से। ठीक है, बहुत सारे जो फल भी हैं बच्चों वो भी कलर वाले होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कोई फ्रूट जो होते हैं वो रेड कलर, कोई येलो कलर के होते हैं, है ना। पीले, बैंगनी रंग के प्रदान, यानी कि ये कलर फूलों फलों को और भी जो सब्जियों के कलर भी होते हैं, है ना, उन्हें ये रंग प्रदान करने वाले ये लवक हैं क्रोमोप्लास्ट, है ना। क्रोमोप्लास्ट लवक कहते हैं जो रंग प्रदान करते हैं, रंगीन वर्णक होते हैं। और रंगहीन वर्णक कौन होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। इसी प्रकार से हम देखते हैं बच्चों सारणी 7.1, जिसमें खाद्य पदार्थों के उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि मूली, हरी मिर्च, पका पपीता, सफ़ेद टमाटर, हरा टमाटर, लाल टमाटर और अन्य भी, और कोई भी आप लोग खाद्य पदार्थों का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं मूली कौन से कलर का होता है? सफ़ेद कलर का। ठीक है, और लवक का प्रकार देखेंगे तो ये जैसे कलरफुल नहीं है, सिर्फ सफ़ेद है, तो हम जानते हैं ये ल्यूकोप्लास्ट है जो कि भोजन का ये पदार्थ संग्रहण भी करते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो लवक हैं ये क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। ठीक है, और ये रंगहीन होते हैं। ठीक उसी प्रकार हम हरी मिर्च देखेंगे बच्चों, तो हरी मिर्च जो इसका रंग होता है हरा होता है। तो किस कारण से हरा होता है? तो बच्चों आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट ये हरे वर्णक होते हैं जो हरे रंग प्रदान करते हैं, है ना। जो प्रकाश संश्लेषण ये क्या होते हैं बच्चों? हरे जो मिर्च होते हैं,
तो ये हरी मिर्च हरे रंग के होते हैं, ठीक है। कोई मिर्च कलरफुल भी होता है, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के कारण हरी मिर्च का रंग जो हरा होता है बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, क्योंकि ये हरे वर्णक होते हैं, है ना। और जो पका पपीता होता है, हमें पता है कि पका पपीता कौन से कलर का होता है, पीला कलर का होता है। तो पीला कलर का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पीले रंग का होता है। ये क्रोमोप्लास्ट के वर्णक के कारण होता है, यानी कि क्रोमोप्लास्ट लवक के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पर लवक का प्रकार हम लिखेंगे तो जो पका पपीता होता है पीले रंग का होता है, ये किस कारण से होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण से, ठीक है। हरी मिर्च में क्या लिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट। इसी प्रकार से हम देखते हैं सफ़ेद टमाटर। तो सफ़ेद टमाटर हम लिखेंगे सफ़ेद रंग का होता है, और लवक के प्रकार हम देखेंगे तो ल्यूकोप्लास्ट के कारण से होता है, ठीक है, क्योंकि वो रंगहीन वर्णक होते हैं। इसी प्रकार हम हरा टमाटर देखेंगे तो हरे रंग का होता है, किन कारणों से हरा रंग होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण से। इसी प्रकार हम लाल टमाटर देखेंगे तो लाल जो टमाटर हो जाता है वो कौन से वर्णक के कारण होता है, तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो लाल कलर होता है वो कौन से वर्णक के कारण, क्रोमोप्लास्ट वर्णक के कारण। इसी प्रकार से आप और भी खाद्य पदार्थ ले सकते हैं, और वो कौन से रंग के होते हैं और उनके लवक के जो प्रकार हैं उनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों रिक्तिकाएँ। पादप कोशिका में एक या दो बड़ी गोल या अंडाकार रचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिन्हें रिक्तिकाएं कहते हैं। ये एक झिल्ली से घिरी रहती है, इसमें जलीय पदार्थ भरा रहता है। जंतु कोशिका में ये रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। तो इन रिक्तिकाओं को हम अपने जंतु कोशिकाओं में देखते हैं बच्चों, और पादप कोशिकाओं में भी, ठीक है। तो ये पादप कोशिकाओं में जो ये रिक्तियाँ होती हैं ये बड़ी होती हैं, गोल होती हैं, या फिर अंडाकार रचनाएं की पाई जाती हैं, ठीक है। और इन्हें हम जब जंतु कोशिकाओं में देखते हैं तो ये रिक्तिकाएं छोटी होती हैं, और इनमें क्या भरा होता है बच्चों, जलीय पदार्थ भरा होता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि ये एक झिल्ली से घिरी होती है ये रिक्तिकाएं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पादप कोशिकाओं में ये रिक्तिकाएं बड़ी और अंडाकार गोलाकार रचनाओं की होती हैं। ये एक झिल्ली से घिरी होती हैं बच्चों, है ना। और इनमें द्रव्य पाया जाता है, क्या पाया जा रहा है, इनमें जल भरा होता है ना, जलीय पदार्थ भरा होता है, ठीक है। जलीय पदार्थ भरा होता है, बड़े आकार का होता है पादप कोशिकाओं में। और यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों जो जंतु कोशिकाएं हैं इनमें छोटी सी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे 7.2.3 केंद्रक। आप सभी जानते हैं कि केंद्रक पादप कोशिकाओं जंतु कोशिकाओं दोनों कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होते हैं, है ना। यहाँ आप लोग देख सकते हैं केंद्रक, ये जो गोल आकार का दिखाई दे रहा है, गोलाकार आकार का, ये जंतु कोशिकाओं का केंद्रक है। यहाँ पर आप पादप कोशिकाओं का केंद्रक भी देख सकते हैं, ठीक है। और केंद्रकों में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं उन्हें भी हम देख सकते हैं। जैसे केंद्रक द्रव्य पाया जा रहा है, क्रोमेटिन जालिका दिखाई दे रही है, ठीक है, इस केंद्रक में। और हमें अंतःप्रद्रव्यी जालिका भी दिखाई दे रही है, केंद्रक के समीप दिखाई दे रही हैं, ठीक है, राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं बच्चों कि जंतु कोशिकाओं के केंद्रक के आसपास दिखाई देने वाली पदार्थों के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ये केंद्रक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। चित्र 7.5 क ख में दर्शाई कोशिकाओं में आपको जो बड़ी गोल या अंडाकार रचनाएं दिखाई दे रही हैं वह केंद्रक है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक की आकृति भी भिन्न भिन्न हो सकती है ना। यानी कि बच्चों हम अलग अलग कोशिकाओं को देखेंगे तो उनकी जो आकृति होती है, रचना होती है, वो भी अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न हो सकती हैं। कहीं बड़ी या फिर छोटी केंद्रक भी पाई जा सकती हैं, है ना। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये जो केंद्रक है बच्चों ये कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ना। इसी के द्वारा कोशिकाओं में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं
क्रियाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। जो भी कोशिकाओं में क्रिया होती है बच्चों, है ना, जैविक क्रिया होती है, तो केंद्रक के द्वारा ही नियंत्रित रखा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। यदि नियंत्रण कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाए तो बच्चों आप सभी समझ जाइएगा कि किसे कहा जा रहा है, केंद्रक को कहा जा रहा है। ठीक है, केंद्रक को नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। आइए देखें केंद्रक की जो संरचना किस प्रकार की है, जो केंद्रक की संरचना किस प्रकार दिखाई देती है, इसके बारे में हम देखेंगे बच्चों। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 7.7 केंद्रक की रचना किस प्रकार से। केंद्रक यहाँ अंतःप्रद्रवी जालिका भी पाई जा रही है। ठीक है, राइबोसोम्स भी आप लोगों को दिखाई दे रही है। ठीक है, केंद्रिका पाया जा रहा है कहाँ, केंद्रक के अंदर। ये जो है जाल के समान आप लोगों को धागे के समान दिखाई दे रही है, ये क्या है, क्रोमेटिन जाल है। नाभि के छिद्र पाए जा रहे हैं, इनमें जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इस केंद्रक में, जिसे हम नाभि के छिद्र कहते हैं। केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, जो जलीय पदार्थ भरा होता है इसमें। ठीक है, केंद्रक है और केंद्रक झिल्ली पाया जाता है बाहर में, आप सभी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे केंद्रक एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, केंद्रक एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। इस झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये झिल्ली नुमा संरचना दिखाई दे रही है बच्चों, इसे ही हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, यह पतली, लचीली, अर्धपारगम्य होती है। तो बच्चों अर्धपारगम्य मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जिस प्रकार से पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी होता है, इसी प्रकार से पारगम्य, अर्धपारगम्य होता है ना। जैसे कि अर्धपारगम्य गम्य में क्या होगा, जैसे हमारा अर्धपारदर्शी में धुंधला दिखाई देता है, इसी प्रकार से अर्धपारगम्य में कुछ पदार्थ आदान प्रदान हो सकता है कुछ पदार्थों का, है ना। सभी पदार्थों का आदान प्रदान नहीं हो सकता, कुछ ही पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, इसलिए अर्धपारगम्य कहते हैं। ठीक है, और पतली और लचीली अर्धपारगम्य होती हैं। क्या होती हैं, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना। इस केंद्रक में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय छिद्र कहते हैं। ठीक है, जिनके द्वारा कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, इसी जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, कोशिका द्रव्य और यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य है और केंद्रक के मध्य में, ठीक है, पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है। अर्ध तरल यानी कि तरल आप लोग समझते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो गाढ़ा होते हैं वो। ठीक है, अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है, यानी कि वो तरल पदार्थ होता है, पर कैसा होता है, अर्ध तरल होता है, मतलब गाढ़ा होता है। ठीक है, जिसे केंद्रक द्रव्य या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की। 1939 में जे परकिंजे ने कोशिका के जीवित पदार्थ को जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो जाने के बाद कोशिका के कोशिकांग को अच्छी तरह देखा व समझा गया। तो बच्चों 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, है ना। 1940 में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, तो खोज हो जाने के बाद क्या किया गया, कोशिकाओं के जो कोशिका के कोशिकांग को अच्छी तरह से देखा गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अच्छी तरह से कोशिका के कोशिकांग को देखा गया और समझा गया। और यह 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना, ये वैज्ञानिक का नाम है, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की। किसकी खोज, कोशिका के केंद्रक की खोज। ठीक है, कब हुई कोशिका के केंद्रक की खोज, 1831 में। किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा।
1939 में जे परकिंजे ने कोशिका के जीवित पदार्थ को, ठीक है, कोशिका के जीवित पदार्थ को क्या नाम दिया बच्चों? जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ठीक है, इसे आप लोग नहीं भूलेंगे। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों के जाल जैसी रचना का अवलोकन करें। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये जो केंद्रक द्रव्य है ना, यहाँ पर केंद्रक द्रव्य है, इनमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? आपको जाल के समान धागा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो धागों के समान जो जाल के जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनका हमें क्या करना है? अवलोकन करना है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही क्रोमेटिन जाल कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है, यही क्रोमेटिन जाल कहा जाता है इसे। और कोशिका के विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल के धागे सिकुड़ कर छोटे और मोटे तंतु जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं। तो बच्चों क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। आप सभी को पता है कि कोशिकाओं का विभाजन होता है। ठीक है, एक कोशिका से दूसरे कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। और कोशिका विभाजन जब होता है तो ये जो क्रोमेटिन जाल है ना, ये क्रोमेटिन जाल क्या होते हैं? सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं, मोटे भी हो जाते हैं, है ना। ये मोटे तंतु जैसे इनकी संरचना जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में बदल जाते हैं ये, जिन्हें क्या कहते हैं? गुणसूत्र भी कहते हैं, है ना। इन्हीं जो मोटे तंतु जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम्स कहते हैं। गुणसूत्र प्रोटीन एवं डीएनए, जिसे डीएनए का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये प्रोटीन एवं डीएनए से बने होते हैं गुणसूत्र, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ये किन से बना होता है बच्चों? ये प्रोटीन और डीएनए से बने होते हैं, है ना। ये अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, है ना। किसी चीज़ को हम कहते हैं ना बच्चों, ये जेनेटिक है ना। तो ये क्या होता है? पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक गुण कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य में गोल या अंडाकार रचना दिखाई देती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ केंद्रक द्रव्य दिया हुआ है जिसमें गोल या फिर अंडाकार रचना दिखाई दे रही है। यह केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस है ना। केंद्रिका या फिर न्यूक्लियोलस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है गोल संरचना में। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो केंद्रक द्रव्य होते हैं, इसी केंद्रक द्रव्य में उपस्थित है केंद्रिका। ठीक है, जो कि इनकी संरचना गोलाकार होती है ना, गोलाकार की होती है या फिर अंडाकार की भी होती है। इसे केंद्रिका कहते हैं या फिर इसे और न्यूक्लियोलस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, है ना बच्चों। ये जो केंद्रिका है या फिर न्यूक्लियोलस है, ये क्या होते हैं? कोशिका विभाजन में ये सहायक होते हैं। जब कोशिकाओं का विभाजन होता है बच्चों तो ये केंद्रिका सहायक होते हैं। जिस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं, उसी प्रकार से कोशिका विभाजन में केंद्रिका सहायक होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दी गई सारणी 7.2 को अपनी कॉपी में बनाकर भरें। तो सारणी 7.2 में कोशिकांग दिए हुए हैं, जैसे कोशिका भित्ति, सेंट्रोसोम, रिक्तिकाएँ, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जिकाएँ। तो यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नाम है क्या? जैसे कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती हैं, तो यहाँ पर यदि पाई जाती हैं तो पाई जाती है लिखेंगे, और यदि नहीं पाई जाती हैं यानी कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित है या नहीं, ये देखकर हमें लिखना है कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती हैं, तो हम क्या लिखेंगे? नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार से हम सेंट्रोसोम को देखेंगे बच्चों कि सेंट्रोसोम पादप कोशिकाओं में पाई जाती है या नहीं, जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं या नहीं, ये हम पता करके तो हम देखें बच्चों कि सेंट्रोसोम पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होती हैं और जंतु कोशिकाओं में
पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं लिखा जाएगा और पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। इसी प्रकार से रिक्तिकाएँ देखेंगे बच्चों, तो हम पढ़ चुके हैं कि पादप कोशिकाओं में भी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, जंतुओं कोशिकाओं में भी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। क्लोरोप्लास्ट देखेंगे बच्चों, तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होती हैं। इसी प्रकार से हम गोल्जिकाएँ देखेंगे बच्चों, तो गोल्जिकाएँ पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती हैं और जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती हैं, यानी कि पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं दोनों में ही गोल्जिकाएं पाई जाती हैं, है ना। इस प्रकार से हम जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं में अंतर भी समझ सकते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे, आपने देखा सामान्य कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, सेंट्रोसोम्स, केंद्रक इत्यादि सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं सामान्य कोशिका देखे बच्चों, है ना, जैसे जंतु कोशिका, पादप कोशिका देखे, तो इनमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, सेंट्रोसोम, केंद्रक इत्यादि ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, है ना। ये सब क्या है बच्चों, कोशिका के अंग हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, कोशिकांग। ठीक है, अतः इन कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, जो सामान्य कोशिका होते हैं बच्चों, जिनमें इन सभी जो कोशिकांग पाए जा रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब हम देखेंगे अधिकांश जीवों जैसे अमीबा, केचुआ, मेंढक, गाय, गुलाब, मनुष्य आदि की कोशिकाएं यूकेरियोटिक होती हैं। इनमें देखिए बच्चों, कुछ क्या है, जो जंतु हैं, ठीक है, कुछ पादप हैं, जैसे कि गुलाब, है ना, ये पादप के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ जंतु और पादप दोनों की कोशिकाओं को हम देखते हैं बच्चों, तो इन दोनों की कोशिकाओं में जो कोशिकांग पाए जाते हैं, हम इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक कहते हैं। ठीक है, ये सभी कोशिकाएं यूकेरियोटिक होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो किसी युक्ति के बिना केवल आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, है ना, किसी युक्ति के बिना, यानी कि जैसे कि हम सूक्ष्मदर्शी ले सकते हैं, है ना, ऐसे यंत्र जिससे हम सूक्ष्म जीवों को देख सकें, सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ जीव हैं, यानी कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो किसी युक्ति के बिना केवल आँखों से दिखाई नहीं देती है। इन सूक्ष्म जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों, उनमें सुस्पष्ट मतलब स्पष्ट रूप से केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली न होने के कारण आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, है ना, जो क्या होते हैं बच्चों, इनके जो केंद्रक होते हैं, इनके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होता है ना, जिनके कारण से आनुवांशिक पदार्थ डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। केंद्रिका भी अनुपस्थित रहती हैं, इनमें जो केंद्रिका है वो भी अनुपस्थित रहती हैं। इन कोशिकाओं में कई महत्वपूर्ण कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, सेंट्रोसोम्स, अंतःप्रद्रव्य जालिका भी नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनमें आप लोग कंफ्यूज अब मत नहीं होंगे। ठीक है, आप सभी समझ चुके हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहते हैं। आप सभी जान गए कि सामान्य जो कोशिकाएं होती हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं ये सभी पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ पर दिए हुए बच्चों, जिनमें केंद्रिका अनुपस्थित होता है ना, और जिनमें केंद्रिका झिल्ली नहीं होता है, जिनके आनुवांशिक जो पदार्थ हैं डीएनए, है ना, ये कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य है ये इनमें बिखरे होते हैं डीएनए, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम है।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, सेंट्रोसोम, अंतःप्राद्रव्य जालिका भी नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इनमें ये सभी जो कोशिकांग हैं ये अनुपस्थित होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, जैसे जीवाणु। किन्हें कहेंगे, जैसे जीवाणु। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही हम इन्हें देख सकते हैं, है ना। जीवाणु को क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया कहा जाता है। नीलहरित शैवाल, ठीक है, नीलहरित शैवालों को, जिन्हें साइनो जीवाणु कहते हैं, आदि को, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना कर अपनी कॉपी में लिखें। तो आप सभी इनकी तुलना, यानी कि इनका अंतर कर तुलना करके आप सभी अपनी कॉपी में इसे लिखकर दिखाएंगे बच्चों। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इनमें अंतर आप लोग लिखकर दिखाएंगे अपनी कॉपी में, यही आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है बच्चों, हम लोगों का ये चैप्टर अब समाप्त होता है। हमने सीखा ये आप लोग स्वयं पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।